पहला पॉइंट हमारा क्या है इसमें, मैरिज सोलमनाइज हो गई, उसके बाद वॉलंटरी आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज voluntarily sexual intercourse, voluntary sexual intercourse with some other person than his or her spouse, किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जा रहा है, ना कि अपने स्पाउस के साथ, ना अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, नहीं किसी और इंसान के साथ हो रहा है, तो ये एक ग्राउंड है डिवोर्स के, और ये ग्राउंड हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल है, और इस ग्राउंड को हम अडल्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडल्ट्री। लेकिन अडल्ट्री जो है वो थोड़ा सा अलग था आपका प्रोविजन, ठीक है। अडल्ट्री में था कि सपोज करो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये तीन लोग हैं। अब इन्होंने इनकी वाइफ के साथ, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है सी, ठीक है, ये किसी के हस्बैंड है, ये मैरिड है। इसके लिए ये कंडीशन थी कि मैरिड होना चाहिए, वाइफ जो फीमेल हो मैरिड होना चाहिए। अब इन्होंने ए ने बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, सॉरी सी के साथ जो वाइफ है, और ये इनके हस्बैंड है। तो अगर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स ही करते हैं ए सी के साथ, सी जो है वाइफ है बी की, तो फिर जो बी यानी ये हस्बैंड जो है ये केस करेंगे किसके ऊपर? ए के ऊपर, और ए की वाइफ इन पे केस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्लॉस थे इस प्रोविजन के, इसलिए हटा दिया गया। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, अब ये नहीं है क्रिमिनल ऑफेंस अडल्ट्री, लेकिन हाँ ये एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। किस केस से आपका हुआ ये अडल्ट्री? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है ये, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, अब आगे बढ़े हम लोग। पहला पॉइंट पढ़ लिया इसमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? 1 पढ़ लिया। 1 क्या था इसमें? वही सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला। फिर 1A क्या है? क्रुएल्टी, कि जब शादी हुई तब से एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रुएल्टी से ट्रीट करे। अब क्रुएल्टी अच्छा क्या होता है? क्या क्रुएल्टी में सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी ही आती है या मेंटल क्रुएल्टी भी आती है? क्रुएल्टी में क्या सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी को काउंट किया जाता है या मेंटल क्रुएल्टी को भी काउंट किया जाता है? तो देखो इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों क्रुएल्टी आती है, ओके, चाहे फिजिकल हो या मेंटल। दोनों तरह की क्रुएल्टी को ही हम क्रुएल्टी मानेंगे, क्योंकि आप ये देखो ना, फिजिकल तो फिर भी जो क्रुएल्टी वो फिर भी विजिबल है, आप देख सकते हो। मेंटल क्रुएल्टी, मेंटल ट्रॉमा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल ट्रॉमाज हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्रुएल्टी की डेफिनेशन में मान जाती है। और जब 498A देखोगे आप आईपीसी का, उसमें क्रुएल्टी की जो डेफिनेशन है तो उसमें ये दे रखा है कि कोई जो मेंटल या फिजिकल क्रुएल्टी करी जा रही किसके द्वारा? हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। फिर अगर हम लोग बात करें मुस्लिम लॉ की, तो उसमें भी ग्राउंड दे रखा है वाइफ को कि वाइफ क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है हस्बैंड की, और क्रुएल्टी को भी उन्होंने थोड़ा उसमें एलोबरेट कर रखा है कि अगर कोई जो है मतलब उनका हस्बैंड उन्हें वाइफ को अगर रिलीजन अपना फॉलो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी वीमेन है जो बैड कैरेक्टर की है उससे कंपेयर कर रहा है, तो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं क्रुएल्टी की डेफिनेशन में। यहाँ पे यही दे रखा है कि हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज
ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रुएल्टी, कि जब से शादी हुई है, शादी के बाद से पेटिशनर को क्रुएल्टी से ट्रीट कर रहे हैं, यानी उनके साथ मेंटल या फिजिकल किसी तरह की क्रुएल्टी करी जा रही है। फिर 1B है, हैज़ डिजर्टेड द पेटिशनर फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन। 2 साल से डिजर्शन कर रखा है, डिजर्टेड कितने साल से छोड़ रखा है, 2 साल से, फॉर 2 years। अच्छा, टाइम पीरियड भी याद रखना, क्योंकि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार जो ये डेटा भी पूछ लेते हैं टाइम पीरियड, ठीक, या कई बार मैचिंग भी दे देते हैं। तो जैसे ये डिजर्शन का 2 साल है, या इम्प्रिजनमेंट का 7 साल है, ठीक है, अगर 7 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई तो उसमें राइट रहता है डिवोर्स का। तो सब भी इस तरह से डेटा दे के एक मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, उस तरह से पूछ लेते हैं, या ऐसे एक एक क्वेश्चन करके भी कभी पूछ लेते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें भी दिमाग में रखना। फिर तुम्हारा दूसरा पॉइंट है इसमें, हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अब वो हिंदू नहीं रहा, कन्वर्ट हो गया किसी और रिलीजन में। सीज्ड टू बी अ हिंदू, अब कैसे सीज कर गया वो एक हिंदू रहना, बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। एक ही पॉइंट हो गया हम लोगों का कि कोई इंसान है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, मैरिड है, तो अगर उसमें से कोई एक इंसान किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, अब किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया तो वो हिंदू तो रहा नहीं, तो फिर दूसरी पार्टी के पास राइट है डिवोर्स लेने का। फिर क्या है, हैज़ बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर of such a kind and such to an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। तो या तो वो एक पार्टी में से हस्बैंड या वाइफ अनसाउंड माइंड का है, क्या है, अनसाउंड माइंड, या फिर किसी ऐसी डिजीज़ या किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर, कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रह सके, इतनी जो है कोई मेंटल डिसऑर्डर या किसी डिजीज़ से वो अफेक्टेड है, उससे सफ़र कर रहा है, या किसी वनरल डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है जो कम्युनिकेबल फॉर्म में, कोई ऐसी डिजीज़ जो बहुत ही भयानक है और कम्युनिकेबल फॉर्म में है, तो वहाँ पे डिवोर्स क्लेम किया जा सकता है। वनरल डिजीज़ in communicable form। And the next point is, has renounced the word by entering an religious practice, यानी कोई सन्यासी बन गया, कोई सती बन गया, ठीक है, उसने वर्ड रिनाउंस कर दिया, तो उसे बोलते हैं रिनाउंस द वर्ड। ये इतना रेज कर रही हूँ
renounce the world by entering religious practices. तो कोई इंसान अगर वो सन्यासी बन जाता है तो उस ये सेंटेंस का मतलब यही है, ठीक है। तो कोई इंसान चाहे हस्बैंड या वाइफ सन्यासी बना उसमें से, तो दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं, डिवोर्स के साथ पेटिशन के लिए पेटिशन दे सकते हैं। फिर हम लोग का लास्ट पॉइंट इसमें, नॉट लास्ट, has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those person who would naturally have heard of it had that party been alive। तो कोई इंसान जिसके बारे में 7 साल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गया, कहाँ है, कैसा है, क्या, कोई क्लू नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। किन के पास नहीं है? जिनके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई इंसान उसके पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, उसके जो है रिलेटिव्स के पास होनी चाहिए। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ज़िंदा है भी या नहीं, वहाँ पे अब 7 साल हो गए हैं, अभी 7 साल तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और कोई चांसेस भी नहीं कि आएगा वो इंसान या नहीं आएगा। तो एक पार्टी कब तक वेट करेगी? पूरी ज़िंदगी तो वेट कर नहीं सकती ना। तो इसीलिए वाला प्रोविजन मेंशन है। तो फिर जो भी पार्टी जो मिसिंग है, 7 साल से लापता है, कोई पता नहीं है उसका, तो दूसरी पार्टी डिवोर्स ले सकती है पेटिशन ले करके, फाइल करके। अब सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स 5 को दे रखे हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। अच्छा सुनो, कई बार क्या होता है कि जो ये है ना कि सेक्शन 13 में सबसेक्शन 1 में ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वाइफ और हस्बैंड दोनों को, और सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स हैं वो बस वाइफ को अवेलेबल है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, तो दिमाग में चीज़ बैठा लो। जो ग्राउंड्स हैं वो अवेलेबल है वाइफ को, ग्राउंड्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली। क्या ग्राउंड्स पर अवेलेबल है? that the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of rape, sodomy और bestiality। कि जब मैरिज सोलमनाइज हुई तो हस्बैंड जो है वो गिल्टी है रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी का। तो सोडोमी होता है ओरल सेक्सुअल सेक्स और बेस्टिलिटी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो अगर ऐसा कुछ करता है उसका हस्बैंड तो वाइफ के पास राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है। हस्बैंड गिल्टी ऑफ husband guilty of rape, sodomy। अब आप कॉमन सेंस में भी सोचो, अगर कोई इंसान चाहे वो हस्बैंड है वाइफ है कोई भी, अगर इन चीज़ों का इन चीज़ें कमिट करी, ऑफेंस कमिट किया, तो कौन ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहेगा ना। रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी। और क्या है भाई? हाँ, एक पॉइंट मैंने कल की क्लास में ही बताया था आपको कि जो है जो फीमेल है उसकी मैरिज 15 साल से पहले हुई है
तो उसके पास राइट है कि 18 की वो जब अटेन हो, अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन करने से पहले अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है, चाहे वो मैरिज कंजुमेट हुई हो या कंजुमेट ना हुई हो, इट डजेंट मैटर। और वही मुस्लिम लॉ में क्या ज़रूरी है कि कंजुमेट ना हुई हो तभी वो डिवोर्स ले सकती है, उस अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या है कि कंजुमेट हुई हो या ना हुई हो, अगर 15 साल से पहले शादी हुई है उसकी एक फ़ीमेल की, तो 18 साल की वो होने से पहले अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है। 15 साल से पहले अगर उसकी शादी हुई, कब कब हुई, 15 साल से पहले, तो कब वो रिपुडिएट कर सकती है, 18 साल की होने से पहले। ओके, और मैरिज वेदर कंजुमेटेड और नॉट, कंजुमेटेड और नॉट, चाहे कंजुमेट हुई हो या ना हुई हो। और जो अभी ये एक्ट फोर्स में आया, देखो जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब आया ये फोर्स में, इससे पहले क्या होता था, बाइगेमी प्रैक्टिस होती थी, तो इसीलिए उसे रोकने के लिए ये प्रोविजन ऐड ऑन किया गया इसमें, ताकि बाइगेमी ना हो। तो जो है क्या है यहाँ पे, जब इससे पहले जो था आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तब प्रैक्टिस होती थी बाइगेमी, तो उसे रोकने के लिए ये ऐड ऑन किया गया प्रोविजन इसमें सेक्शन 5 में आपके। तो अगर इस यहाँ पे एक ये भी प्रोविजन मेंशन है, एक ये भी है, राइट है, ग्राउंड है अवेलेबल वाइफ को, कि इस एक्ट के कमेंस होने से पहले अगर कोई उसका हस्बैंड की अगर कोई और वाइफ भी थी तो भी वो डिवोर्स ले सकती है, कि हाँ भाई इस एक्ट के कमेंट्स होने से पहले मेरे हस्बैंड की और वाइफ थी, अलाइव थी, तो मुझे डिवोर्स चाहिए। और एक और आपका पॉइंट है इसमें कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, क्या फिर कोई प्रोसीडिंग हो 125 ऑफ सीआरपीसी, 125 सीआरपीसी क्या है, मेंटेनेंस की बात करता है, या एक डिक्री ऑर्डर या जैसा भी पास हुआ है अगेंस्ट हस्बैंड फॉर अवॉर्डिंग मेंटेनेंस टू वाइफ, और जो है वाइफ जो है अवॉर्ड जो है वो जब भी वो डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है मेंटेनेंस देने के लिए, तब से वो अलग रह रही है अपने हस्बैंड से, और 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है, दोनों के बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, तब वो डिवोर्स ले सकती है। तो ये 4 ग्राउंड्स, कितने ग्राउंड्स टोटल अवेलेबल है वाइफ को, 4 ग्राउंड्स, ठीक है। एक तो ये 2 हो गए, अगर वो कमेंसमेंट एक हो गया, कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, उसके बाद किसके बाद, जब अवॉर्ड किया गया है मेंटेनेंस की डिक्री दी गई है, कोहेबिटेशन फॉर 1 ईयर और अपवर्ड, और क्या हुआ है तुम्हारा कि इस एक्ट के कमेंस होने से पहले उसकी कोई मैरिज हुई है। बिफोर commencement any of his wife was alive, any of his wife was alive। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो सेक्शन 13 हम लोग का हो गया है। अब नाउ मूव टू सेक्शन 14, सॉरी सेक्शन 13 भी पहले करेंगे तब 14 करेंगे, ओके। तो सेक्शन 13 भी है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 13 बी
divorce by mutual कंसेंट। अब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इस जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसी से तुम लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि दो लोग म्यूचुअली यानी दोनों लोग अपनी आपसी सहमति से डिवोर्स ले रहे हैं। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं बैराक में क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। Subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of Marriage Laws Amendment Act 1976। तो जो प्रोविजंस मेंशन है इस एक्ट में, तो जो है दोनों पार्टीज़ डिवोर्स के लिए एक डिक्री ऑब्टेन करने के लिए पिटिशन प्रेजेंट कर सकती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। कहाँ प्रेजेंट करेंगी, कहाँ पे प्रेजेंट करेंगी वो पिटिशन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इसमें क्या है कि दोनों पार्टीज़, बोथ पार्टीज़ अपने म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से, और उनकी मैरिज चाहे सोलमनाइज्ड हुई हो मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 इससे पहले या इसके बाद। किस ग्राउंड पे? दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड दैट दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। इस ग्राउंड पे कि 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोग दोनों अलग रह रहे हैं और हम दोनों अपनी मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अब हम दोनों अलग होना चाहते हैं। ओके, कितने साल तक अलग हैं हम लोग? 1 year या 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गया, एंड वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज एनी मोर। इस ग्राउंड पे अपनी मैरिज को ख़त्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए डिक्री ले सकते हैं डिवोर्स की बाय म्यूचुअल कंसेंट। फिर आपका सेक्शन 14 कहता है नो पेटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज। नो पेटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज। तो किसी भी मैरिज को ख़त्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए यानी डिवोर्स के लिए शादी के 1 साल के अंदर आप डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकते हो, पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हो। अब लेकिन लॉ है, जैसे केमिस्ट्री में नहीं हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे ही लॉ में भी हर चीज़ के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है जल्दी से ढूंढो, मैं तो बता दूंगी, एक बार तुम लोग भी ढूंढो ना। सेक्शन 14, नो पिटिशन फॉर डिवोर्स to be presented within 1 year of marriage। ठीक है, तो कोई भी शादी के लिए आप डिवोर्स उसे ख़त्म करने के लिए या डिसॉल्व कह लो, जो टर्म आप यूज़ करना चाहो, 1 साल के अंदर डिवोर्स नहीं क्लेम के लिए पिटिशन नहीं फाइल हो सकती। हमारा जनरल लॉ ये है, जनरल रूल ये है। फिर आगे ये दे रखा है बैराक में आपकी कि 1 साल से पहले डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करी जा सकती है कोर्ट में, लेकिन कब? अगर हाई कोर्ट परमिशन दे दे तो। क्या एक्सेप्शन इस लॉ का? ये जनरल लॉ है आपका, इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर हाई कोर्ट परमिशन दे दे तो तब जो है
डिवोर्स के लिए प्रेजेंट करी जा सकती है पिटिशन कोर्ट में 1 साल के पहले भी, इफ़ हाई कोर्ट अलाउज। लेकिन अब जब प्रोसीडिंग हो रही है उस टाइम पे कोर्ट को लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि हाई कोर्ट से जो है बाय फ्रॉड ऑब्टेन की गई है ये परमिशन, तो उस डिक्री वो देंगे डिवोर्स की, लेकिन जो है उसे ये वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद ही ये एग्जिस्टेंस में आएगी। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अब ठीक है, हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, मैरिज, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, डिवोर्स पढ़ लिया। अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि डिवोर्स पर्सन जो है वो कब दोबारा शादी कर सकते हैं। अब डिवोर्स हो गया एक बार, फिर वो फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं किसी से, तो वो कब शादी कर सकते हैं? डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, सेक्शन 15। सेक्शन 15, divorced person when may marry again. तो जो डाइवोर्स पर्सन है, जिनका डाइवोर्स हो चुका है जिन लोगों का, अब वो कब शादी कर सकते हैं? तो कब? या तो राइट ऑफ अपील नहीं है, ठीक है, जो है डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स की डिक्री मिल गई, अब इसके बाद राइट नहीं है उसके अगेंस्ट अपील करने का, नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट दैट डिक्री और ऑर्डर। ओके, या फिर राइट है लेकिन जो टाइम है अपील करने का वो लैप्स कर गया है, टाइम ऑफ अपील लैप्स्ड, ख़त्म हो गया अपील करने का टाइम, या फिर अपील करी वो अपील रिजेक्ट हो गई या डिसमिस हो गई, अपील डिसमिस्ड, रिजेक्टेड। तो ये 3 जब सिचुएशन है, देखो डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स की डिक्री मिली, ठीक है, अब ये है कि कब वो शादी कर सकता है, वो पर्सन जिसका डाइवोर्स हुआ है, तो कब कर सकता है कि या तो उसके राइट दे ही नहीं रखा, वो डिक्री फाइनल है, वो ऑर्डर फाइनल, उसके अगेंस्ट आप अपर कोर्ट में नहीं जा सकते हो, अपील फाइल नहीं कर सकते हो, या तो आपको राइट दे रखा है अपील का, ठीक है, लेकिन आप जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, आपने अपील करी ही नहीं, या फिर आपने अपील करी और वो अपील रिजेक्ट हो गई, तब फिर ये वो फाइनल होगी डिक्री, जो आपका डाइवोर्स था वो फाइनल हो गया, अब आप जब चाहो जिससे चाहो शादी कर सकते हो। ये समझ आ गया? सेक्शन 15 हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस।